आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग कर रहे हैं लूसेंट के नवीनतम एडिशन से और पेज नंबर 52 पर हैं। चार्ल्स मेटकॉफ को शुरू करते हैं। तो चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी तक रहे। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटा दिया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1839 से 42 ईस्वी में हुआ। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया, लॉर्ड ऑकलैंड ने। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। इसी के समय सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ 1833 के एक्ट 5 के द्वारा। इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। नोट: रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 ईस्वी इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845-46 ईस्वी में हुई। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 ईस्वी जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 अनिर्णित रहा। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी, ये भी अनिर्णित रहा। और तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे गुजरात नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा की पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेज साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा 1848 में, जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में एवं झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। नोट: 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सआदत खान था। 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में
एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की व 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। नोट: सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, जो कि भारत के यूपी में है, प्रयागराज, 1922 ईस्वी में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। 1922 से डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नोट: 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नियम 15वां द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुई। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया गया, जिसे सीएजी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यापक सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुई। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 ईस्वी, इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी, 1865 ईस्वी में भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा।
इसने हेनरी कैंपवेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। सन 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ, गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई, यानी कि स्वेज नहर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय खुल गया। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। लॉर्ड लिटन साहित्याकाश में इसे ओवन मैरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि भयानक अकाल पड़ा। इसी के समय में लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। पूछता है कि स्ट्रैची आयोग किस चीज़ से संबंधित है, तो यह अकाल से संबंधित है। लॉर्ड लिटन के समय इसकी नियुक्ति की गई थी। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए थे, जिसमें पहला था 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। दिल्ली दरबार बेसिकली जो ब्रिटेन के राजा रानी होते थे उनके सम्मान में किया जाता था। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। नोट: पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। नोट: 1857 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में आयु सीमा घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचारों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन के संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। 2021 का जनगणना अभी तक नहीं हुआ है।
नोट: भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं थी। 3 फरवरी 1882 में रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपीय वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 भी हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंट रेखा का निर्धारण इसी समय हुआ, लैंसडाउन के समय। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। 1895 से 1898 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्टॉक मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय
किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसे भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। अगले वीडियो में हम लोग लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे।